डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू का पहला चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड रीड कर रहे हैं, जिसका पहला पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में रीड कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में इसके सेकंड पार्ट को रीड करेंगे। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे इस पार्ट का जो राइटर है और माइकल, साथ ही साथ वो नरेटर भी हमें कहानी भी बता रहे हैं, उनको एक रोल टॉप डेस्क चाहिए था। रोल टॉप डेस्क जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए वो एक सेकंड हैंड जो रोल टॉप डेस्क है वो परचेज़ करने के लिए एक जंक शॉप पर जाते हैं, कबाड़ की दुकान पर जाते हैं और वहाँ उन्हें एक सेकंड हैंड रोल टॉप डेस्क मिल जाता है सस्ते में। उसे वो घर लेके आते हैं, लेकिन ये जो रोल टॉप डेस्क था वो एक बुरी हालत में था, इसलिए उसको सही करने के लिए उसको खोलते हैं। उसके जो ड्रॉर्स हैं उनको अलग अलग निकालते हैं और उनके एक ड्रॉर के अंदर, उस रोल टॉप डेस्क के एक दराज के अंदर एक सीक्रेट दराज होता है और उस दराज के अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स होता है। उस बॉक्स के ऊपर एक चिट लगी थी और उसके ऊपर ये लिखा था, इसके अंदर जिम का लास्ट लेटर है जो रिसीव हुआ है 25 दिसंबर 1915 को। क्या लिखा था उस छोटे से टिन के डिब्बे पर एक चिट लगा के? क्या लिखा था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन 25 जनवरी 1915। ये उस पर लिखा होता है। इसका मतलब है कि उस टिन के बॉक्स के अंदर किसी जिम का लास्ट लेटर था जो रिसीव किसी को कब हुआ था? 25 जनवरी 1915 को। ठीक है, अब हमारे पाठ के जो राइटर है, नरेटर है माइकल, तो उनके मन में इच्छा होती है कि मैं इस लेटर को पढूं। तो उस लेटर को खोलते हैं। उस लेटर के ऊपर एड्रेस था मिसिस जिम मैकफर्सन का। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो करैक्टर पता चल गए थे कि ये जो लेटर इनके सामने आया है माइकल के, तो ये लेटर लिखने वाला कौन है? कोई जिम है। और लिखा किसको था? जिम ने अपनी पत्नी को, क्योंकि लेटर के ऊपर एड्रेस किया था मिसिस जिम, तो मिसिस जिम मतलब जिम की पत्नी। तो जिम ने अपनी पत्नी को लेटर लिखा था। दो करैक्टर हमारे सामने हैं। और ये जिम कौन है? देखो, ये बात आपको बताई थी। ये जो इंसिडेंट है पूरा, ये जो अपनी स्टोरी है वो है ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 से 1918 तक चला था। तो 1914 से 18 तक चलने वाला जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके दौरान का ये एक इंसिडेंट है, जब ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स, मतलब ब्रिटेन और जर्मन के बीच में युद्ध हो रहा था। ठीक है, तो इस दौरान ये जो जिम है वो एक ब्रिटेन का सोल्जर है, एक ब्रिटिश सोल्जर है जो अपनी सेना का कप्तान है। ठीक है, ब्रिटेन की सेना और जर्मनी की सेना के बीच में युद्ध चल रहा था। ये बॉर्डर पर है जिम, तो बॉर्डर पर था, युद्ध की सिचुएशन थी। तो युद्ध की सिचुएशन, क्योंकि आपको पता लगभग 3 से 4 साल ये जो युद्ध था वो चला था। तो जब ये बॉर्डर पर था, युद्ध में था ये जो अपना जिम है, तो इस दौरान वो क्या करता है? अपनी वाइफ को लेटर लिखता है। ठीक है, उस लेटर में क्या लिखा था उसने? और ये जो लेटर था वो जिम का लास्ट लेटर था, क्योंकि हो सकता है कि इस लेटर के बाद जो जिम था उसकी डेथ हो गई थी, वॉर में वो मारा गया था। ठीक है, इसलिए इसकी पत्नी ने इस लेटर को बड़े संभाल के रखा हुआ था कि ये जिम का लास्ट लेटर है। देखिए इस लेटर के अंदर जिम ने क्या लिखा था? डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जिम की वाइफ का नाम क्या है? कोनी, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं था कि उसकी वाइफ का नाम क्या था, क्योंकि लेटर के ऊपर जो एड्रेस था उसमें सिर्फ ये लिखा था मिसिज जिम मैकफर्सन, मतलब जिम की वाइफ का नाम क्या, ये नहीं हमें पता चला था। लेकिन यहाँ हमें अब लेटर के अंदर पता चल रहा है कि जिम की वाइफ का नाम कोनी है। तो उसने अपनी पत्नी को क्या लिखा था? अब ये जिम बॉर्डर पे बैठा हुआ है, जब युद्ध चल रहा है तब अपनी वाइफ को लेटर लिखा था इसने। उसमें लिखा था, डियरेस्ट कोनी, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. At once होता है तुरंत। तो उसने लिखा कि जब मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ, आज जब मैं तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ तो मैं बड़ा हैप्पी हूँ, क्योंकि कुछ वंडरफुल हैपन हुआ है। जिस जगह पर हम हैं वहाँ पे बहुत ही कुछ अच्छा घटित हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और इसके बारे में तुरंत तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो, जब वॉर चल रहा होता है तो अच्छी चीज़ें बहुत कम होती हैं, क्योंकि वॉर के अंदर देखो लोग मारे जाते हैं, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी वुमेन्स होती हैं जो विडो हो जाती हैं, विधवा हो जाती हैं। तो वॉर के अंदर कुछ अच्छा होने का तो देखो अपने सोच भी नहीं सकते। तो जब वॉर चल रहा था इस दौरान बहुत ही कुछ अच्छा इंसिडेंट हुआ था, इसलिए ये जो जिम है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और अपनी वाइफ को अगले दिन पत्र लिख के बता रहा है।
वी वर, अब क्या इंसिडेंट था उसके बारे में बता रहा है। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेज। देखो ट्रेंचेज क्या होता है, जैसे जब भी युद्ध चल रहा होता है या फिर बॉर्डर पे अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा कि हमारे जो सैनिक होते हैं वो मोर्चे में खड़े होते हैं। आगे एक बड़ी सी ना मतलब गट्टे से रख के उन्होंने बनाया होता है ताकि कोई बुलेट वगैरह डायरेक्ट उनको ना लगे, ठीक है। नीचे एक खाई सी बनाई होती है, ऊपर उन्होंने वो गट्टे से भर भर के रखे होते हैं या फिर मोर्चा तैयार किया होता है, वो क्या होता है, ट्रेंचेज होता है। येस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। देखो ये क्रिसमस की मॉर्निंग की बात क्यों कर रहे हैं। ये जो लेटर था जिम ने वो कब लिखा था, 26 दिसंबर 1914, 26 दिसंबर 1914 को लिखा था। और ये रिसीव कब हुआ, रिसीव, अब देखो जिस दिन हम लेटर लिखेंगे उसी दिन तो रिसीव नहीं हो जाएगा। अब जिम बॉर्डर पर था, उसने लेटर तो लिखा 26 दिसंबर 1914 को, अब 4 दिन बाद ही तो अगला साल 1915 भी तो आने वाला था। तो रिसीव कब हुआ इसकी पत्नी को, 25 जनवरी 1915 को। तो 4 दिन इस साल के हो गए, 25 तारीख उसकी हो गई थी, लगभग 1 महीने बाद लेटर रिसीव हुआ किसको, इसकी पत्नी को। इसलिए उसने लिखा है उस बॉक्स के ऊपर कि रिसीव कब हुआ है, 25 जनवरी 1915। तो 1 महीने बाद रिसीव हुआ था। इसने लिखा कब था, 26 दिसंबर को। कहता है कि एक दिन पहले, येस्टरडे मॉर्निंग, क्योंकि 26 को लेटर लिख रहे हैं, 25 को क्रिसमस होती है, तो कहता है कि येस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस की मॉर्निंग को मतलब 25 दिसंबर की मॉर्निंग को हम सब अपने ट्रेंचेस पर पोजीशन लिए हुए थे। स्टैंडिंग टू मतलब पोजीशन, क्योंकि बॉर्डर पर हमेशा जो सोल्जर होते हैं वो अपनी पोजीशन में रहते हैं, पता नहीं कब एनिमी अटैक कर दे, इसलिए हमेशा अपनी पोजीशन में रहते हैं। अब तो वैसे भी युद्ध चल रहा था तो सारे के सारे कहता कि हम पोजीशन में थे और ट्रेंच के अंदर थे। It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। देखो आपको पता है क्रिसमस होती है 25 दिसंबर को, ठंड बहुत ज़्यादा होती है 25 दिसंबर के आसपास, आपको पता ही है। तो वैसे ये कह रहा है कि अब क्रिस्प को अपने यहाँ पे जो शब्द है क्रिस्प, इसको यूज़ करते हैं कूल वेदर के लिए, कि वेदर बहुत ज़्यादा कूल था, बढ़िया था। और कहते हैं कि 25 दिसंबर की जो मॉर्निंग थी वो बहुत ही कोल्ड और फ्रॉस्टी थी, कूल वेदर था, जैसा कि क्रिसमस की मॉर्निंग को होना चाहिए। तो ये उस लेटर में वो लिख रहे हैं। एक दिन पहले की बात बता रहा है कि क्या हुआ था, क्योंकि इंसिडेंट हुआ था क्रिसमस के दिन और ये लेटर लिख रहा है एक दिन बाद। तो बता रहे हैं अपनी वाइफ को कि कल क्या हुआ, क्रिसमस के दिन पर क्या हुआ था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, शुरू करना, बट द ट्रूथ आई एम अशेम टू से इज दैट फ्रिट्स। देखो फ्रिट्स क्या है, एक कॉमन जर्मन सोल्जर नेम है, मतलब जो जर्मनी के जो सैनिक होते हैं ना उनको फ्रिट्स कहा जाता है, और जो ब्रिटेन के सोल्जर्स होते हैं उनको टॉमी कहते हैं, मतलब ये कॉमन नेम है। तो यहाँ पे जब भी अपने फ्रिट्स नाम लेंगे तो ये किसको सिंबलाइज करेगा, ये किसके बारे में हमें बताएगा कि ये जर्मन के सोल्जर हैं। बिगेन इट, तो आगे वो लिख रहा है कि मुझे तुम्हें ये बताना चाहिए था कि ये जो इंसिडेंट हुआ वो हमने शुरू किया था, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हें ये बताते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ, मैं अशेम्ड हूँ, शर्मिंदा हूँ कि इसकी शुरुआत करी है फ्रिट्ज ने। फ्रिट्ज कौन है, जर्मन सोल्जर्स। कहते हैं कि जो अच्छा इंसिडेंट हुआ बॉर्डर पर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस वॉर के दौरान जो अच्छा इंसिडेंट हुआ वो हमें शुरू करना चाहिए था, पहल हमें करनी चाहिए थी, लेकिन इस अच्छे इंसिडेंट की पहल किसने करी है, जर्मन्स ने करी थी। फर्स्ट समवन सो अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज, ट्रेंचेज आपको बताया अपोजिट। कहता है कि पहले हम में से एक सोल्जर ने देखा कि हमारे सामने जो जर्मन के सैनिक है, देखो दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो सामने जर्मन के सैनिक है, इस तरफ क्या है ब्रिटेन के, जैसे इस तरफ ये ब्रिटेन है, इस तरफ ये क्या जर्मन सोल्जर्स हैं, इन्होंने यहाँ पे मोर्चे वगैरह बना रखे हैं, इन्होंने यहाँ पे बना रखे हैं, तो ये ब्रिटेन है, ये जर्मन है। तो कहता है कि हमारे सैनिकों में से एक सैनिक ने देखा कि सामने क्या है, फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, कोई सामने की ट्रेंच से, मतलब जर्मन वाली जो जर्मन के सोल्जर्स हैं वो अपनी जो ट्रेंच है, अपना जो मोर्चा है उसमें उस पर खड़े होकर जो वाइट फ्लैग है वो वेव कर रहे हैं, हिला रहे हैं। देखो वाइट फ्लैग किसका प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, पीस का सिंबल होता है, तो उसको वो लहरा रहे हैं सामने खड़े होकर। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी क्या होता है, ब्रिटिश सोल्जर्स, जो ब्रिटेन के सोल्जर्स हैं उनको कहा जाता है टॉमी। तो
अब जर्मन के जो सोल्जर हैं वो अपनी जो ट्रेंचेज हैं उस पर खड़े होकर हमारी तरफ चिल्ला रहे हैं हैप्पी क्रिसमस टॉमी। मतलब वो जर्मन के सोल्जर ब्रिटेन के सोल्जर को हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं। अब आप इस सिचुएशन को ऐसे समझ सकते हो, मान लो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। युद्ध के बीच में जो पाकिस्तान के सैनिक है वो क्या कर रहे हैं, इंडियन सोल्जर्स को, इंडियन सैनिकों को हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं। तो है ना ये एक हैरान कर देने वाली बात, क्योंकि दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, दोनों कंट्रीज़ के बीच में युद्ध चल रहा था, जबकि सैनिक जो अपोजिट कंट्री का जो सामने है युद्ध में वो क्रिसमस पर विश कर रहा था, हैप्पी क्रिसमस। तो बार बार वो चिल्ला के विश कर रहे हैं। ब्रिटेन जर्मन के सोल्जर जो है वो ब्रिटेन के सोल्जर्स को विश कर रहे हैं हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिड्स, सेम टू यू। तो कहते हैं कि एक बार तो हम हैरान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर हम में से कुछ वापस उनकी तरफ चिल्लाए सेम टू यू, सेम टू यू। मतलब हमारे सोल्जर्स भी उनको बोल रहे थे, उन्होंने हैप्पी क्रिसमस कहा, हमने भी सेम टू यू कह दिया। आई थॉट दैट वुड बी दैट। कहते हैं कि हमने तो सोचा बस यही ख़त्म हो जाएगा, बस इतना ही होगा कि उन्होंने उधर दूर खड़े होकर हमें विश कर दिया, हमने यहाँ से इनको विश कर दिया। वी ऑल डिड, हम सब ने ऐसे ही सोचा कि बस ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। बट देन सडनली, लेकिन तभी क्या हुआ, वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन इज ग्रे ग्रेट ओवरकोट वेविंग, मतलब हिलाते हुए लहराते हुए वाइट फ्लैग। लेकिन तभी हमने देखा कि उनमें से एक सोल्जर, मतलब जो जर्मन के सोल्जर्स हैं उनमें से एक सोल्जर जिसने ग्रे कलर का एक बड़ा सा ओवरकोट पहना हुआ है। देखो जो ब्रिटिश सोल्जर्स है इनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो खाकी कलर की होती है, लेकिन जो जर्मन सोल्जर्स हैं इनकी जो यूनिफॉर्म है वो ग्रे कलर की है। तो कहते हैं कि जर्मन सोल्जर्स में से एक सोल्जर जिसने ग्रे कलर का बड़ा सा ग्रेट कोट भी पहना हुआ, एक बड़ा सा कोट भी पहना हुआ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा सा कोट भी पहना हुआ है, वो वाइट फ्लैग लहरा रहा है। ठीक है, डोंट शूट लेड्स, समवन शाउटेड, तो कोई चिल्लाया कि अरे शूट मत करना। अब देखो ये जो ट्रेंचेस होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, अगर आपने युद्ध देखा हो, फिल्म्स वगैरह में अगर सीन देखा हो, तो वो ट्रेंच जो होते हैं जैसे वो एक ना जैसे सामने अपने वो आपको पता होगा गट्टे से भर के लगा लेते हैं या फिर मोर्चा होता है उसमें वो फायर करते हैं और फायर करने के बाद फिर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, मोर्चे में ही खड़े रहते हैं, एक दूसरे के सामने नहीं आते, नहीं तो अपोजिट कंट्री का जो सैनिक है वो शूट कर देगा। तो अब क्या हुआ कि वो उस मोर्चे से बाहर ही नहीं आते, लेकिन जर्मन सोल्जर्स में से एक सोल्जर अब मोर्चे के ऊपर खड़ा हो गया, मतलब वो जो ट्रेंच है उसके ऊपर खड़ा हो गया, उस पर लहरा रहा है, वाइट फ्लैग लहरा रहा है। तो कोई एक चिल्लाया, मतलब ब्रिटिश सोल्जर अब उसको गोली मार सकते थे, शूट कर सकते थे, लेकिन एक चिल्लाया कि डोंट शूट, गोली मत मारना। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी उस पर गोली नहीं चलाई जबकि उसको शूट किया जा सकता था। देन देयर वॉज अनदर फ्रिड्स अप ऑन दी पैरापेट। पैरापेट क्या होता है, देखिए यहाँ जैसे ये फोटो दिख रही है आपको, एक यहाँ जो ऊपर की जगह होती है ना, ये होती है पैरापेट। तो फिर से एक और, पहले तो एक ही जना खड़ा था जर्मन सोल्जर, अब दूसरा जर्मन सोल्जर भी उस पैरापेट के ऊपर खड़ा हो जाता है और क्या, कीप योर हैंड्स डाउन आई टोल्ड द मैन एंड इट इज़ अ ट्रिक बट इट वाजंट। तो जब दूसरा सोल्जर भी उस पैरापेट के ऊपर खड़ा हो जाता है जर्मन सोल्जर, और सामने की तरफ वाइट फ्लैग जो है वो लहरा रहा था, तो जिम कहता है, देखो जिम ब्रिटिश आर्मी का कैप्टन है, तो जिम ने अपने सोल्जर्स से कहा कि तुम अपना हेड नीचे रखना, मतलब तुम अपना सिर बाहर मत करना, हो सकता है कि उनकी कोई चाल हो और जैसे ही हम अपना सिर बाहर करें उनको विश करने के लिए और वो हमें गोली मार दें, तो कहता हो सकता है उनकी चाल हो, तो इसलिए उसने अपने सोल्जर्स से इस जिम ने कहा कि तुम अपना जो सिर है वो ऊपर मत करना। लेकिन आगे वो लिखता है कि बट इट वाजंट, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं थी, ये उनकी चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज waving a bottle above his head. It is Christmas Day, Tommy. तो अब क्या हुआ कि जर्मन सोल्जर्स में से एक जर्मन सोल्जर है, उसने अपने सिर पे बोतल रखी हुई है, मोर्चे पे चढ़ गया, बोतल रखी हुई अपने सिर पे, और वो कह रहा है कि ब्रिटेन के सोल्जर्स को कह रहा है कि आज तो क्रिसमस है, टॉमी। वी हैव स्नैप्स। स्नैप्स क्या होता है, वाइन होती है जो ग्रेन से बनती है। कहते हैं कि मेरे पास स्नैप्स भी है हमारे पास, एंड सॉसेज भी हैं, वी हैव सॉसेज। सॉसेज क्या होता है, ए काइंड ऑफ मीट, ए टाइप ऑफ मीट, मीट, और कहता है स्नैप्स भी है हमारे पास, सॉसेज भी है हमारे पास।
तो कहता है कि आओ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं मिलके। देखो जब भी ये जो सोल्जर्स होते हैं उनका भी मन होता है कि जब कोई भी फेस्टिवल आता है हम अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करें, लेकिन वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें बॉर्डर पर रहते हैं। हम सब घर में फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वो बेचारे बॉर्डर्स पे होते हैं, तो इनका भी मन करता है, इसलिए आज क्रिसमस को वो सेलिब्रेट करते हैं, अपने परिवार को मिस करते हैं। लेकिन परिवार है नहीं तो आपस में ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जबकि आपस में इनका युद्ध चल रहा है। लेकिन एक दिन वो मिलकर आपस में ये जो फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये संदेश भी देना चाहते हैं कि दो कंट्रीज के बीच में युद्ध हो सकता है, लेकिन जो बॉर्डर पर तैनात सैनिक हैं वो नहीं चाहते कि युद्ध इस तरीके से हो। वी मीट यू यस। तो अब वो जो जर्मन सोल्जर है वो मोर्चे पे खड़े हुए हैं और इनकी तरफ चिल्ला के कह रहे हैं कि आज तो क्रिसमस है, मेरे पास स्नैप्स है, मतलब वाइन है, सॉसेज है, तो क्या हम तुम्हें मिल सकते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नोट अ राइफल बिटवीन दैम। अब देखो नो मैन्स लैंड एक शब्द आ रहा है। देखिए यहाँ पे मान लो ये जर्मन सोल्जर हैं, ठीक है, और इस तरफ मान लो ये ब्रिटेन के सोल्जर्स है। बीच की जो लैंड होती है नो मैन लैंड होती है। अब क्या हुआ कि उसने देखा कि उस समय तक डजन्स की संख्या में दर्जनों जो जर्मन के सोल्जर्स है वो इस तरफ आ रहे हैं। जर्मन के सोल्जर ब्रिटेन के जो सोल्जर्स है इनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये बात देखो उनके पास कोई राइफल तक नहीं थी, बिना राइफल के इनकी तरफ आ रहे हैं, ब्रिटेन के जो सैनिक है इनकी तरफ आ रहे हैं। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज। अब प्राइवेट ना एक पोस्ट होती है, जैसे सैनिक जो होते हैं, सेना जो होती है उनमें एक पोस्ट होती है प्राइवेट। तो ब्रिटेन के सोल्जर्स में से एक मॉरिस है वो सबसे पहले खड़ा होता है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपने हेड नीचे किए हुए थे, मोर्चे से बाहर निकले ही नहीं थे। लेकिन मॉरिस नाम का एक पर्सन जो है, मतलब एक सोल्जर जो है, ब्रिटेन का सोल्जर है, वो सबसे पहले खड़ा होता है। कम ऑन बॉयज़ कहता है कि आओ चलें, मतलब ये कोई ट्रिक नहीं कहता। जब वो जर्मन के सोल्जर्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, बिना राइफल के आ रहे हैं, तो कहता हमें भी उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, सेलिब्रेट करते हैं। वट आर वी वेटिंग फॉर, कहता है कि हम वेट किसका कर रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो चलते हैं ना, उनके पास कौन सा राइफल्स हैं, वो हमारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, एक दिन अगर क्रिसमस हमारे साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो करते हैं। देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, कहता है कि तब उनको किसी ने नहीं रोका। मतलब मैं ऑफिसर था, ब्रिटेन की सेना का कैप्टन था, लेकिन फिर मैंने भी उनको नहीं रोका। आई वॉज द ऑफिसर, कहता कि मैं ऑफिसर था, मतलब जिम ऑफिसर था, ये रोक भी सकता था कि नहीं जाना, कहता लेकिन मैंने भी नहीं रोका। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम डियर, कहता कि मुझे उन्हें रोक तो देना चाहिए था, हो सकता था कि जर्मन सोल्जर्स की कोई चाल हो। देन आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर बीन अकर टू मी एज मी आई शुड, लेकिन सच तो ये था कि मुझे ऐसा एक पल भी नहीं लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि मेरे जो ब्रिटेन के सोल्जर्स हैं वो जर्मन सोल्जर्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुझे रोक देना चाहिए, कहता मुझे लगा ही नहीं। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। अब दोनों तरफ से आ रहे हैं, इनका यहाँ पे जैसे बॉर्डर है, इनका ब्रिटेन का यहाँ से बॉर्डर है, तो दोनों तरफ से सोल्जर्स आ रहे हैं, इधर से ब्रिटेन वाले जा रहे हैं, इधर से जर्मन वाले आ रहे हैं, और बीच में इकट्ठे हो गए हैं। ग्रे कलर की यूनिफॉर्म इनकी है, खाकी कलर की यूनिफॉर्म इनकी है, तो आपस में सारे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म और खाकी कलर की जो यूनिफॉर्म जो है यहाँ बीच में सारे एक जैसे, मतलब सब इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, और एक दूसरे के साथ वो बढ़िया मिल रहे हैं, धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनके बीच में ही था, कहता जिम कहता मैं भी उनके बीच में ही था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था, मतलब मैं भी उनकी तरफ जा रहा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, कहता इस युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे, पीस बना रहे थे। देखो वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मन और ब्रिटेन के बीच में वॉर चल रहा था, लेकिन एक दिन के लिए कहता कि हम इस युद्ध की सिचुएशन के बीच में भी हम शांति कायम कर रहे थे, पीस का संदेश दे रहे थे। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched, outstretched का मतलब होता है आगे बढ़ाना, hands wolf, he said gripping my hand warmly, warmly का मतलब होता है प्यार से, and holding it, कहते हैं कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती डियरेस्ट कोनी मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को। कहते हैं कि जब मैंने उस फ्रिट्स ऑफिसर मतलब जो जर्मन का ऑफिसर है, जब मैंने उसकी आंखों में देखा, जिसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया,
और जैसे हाथ मिलाने के लिए कहता है, जर्मन की सेना का भी जो ऑफिसर था कहता है कि उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, और उसने कहा कि मेरा नाम हैंस वॉल्फ है, और मेरे हाथ को उसने प्यार से जैसे हाथ मिलाया जब इसने उस जर्मन सोल्जर के साथ, तो कहता है कि उसने मेरे प्यार को बड़ी वार्मली ग्रिप करते हुए पकड़ते हुए उसने मुझे कहा कि मेरा जो नाम है हैंस वॉल्फ है, आई एम फ्रॉम डुसलडॉर्फ। डुसलडॉर्फ एक जगह है, एक प्लेस है डुसलडॉर्फ, ये जर्मनी का। कहता कि मैं वहाँ से हूँ। उस जर्मन कैप्टन ने बताया कि हैंस वॉल्फ ने बताया कि मैं डुसलडॉर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा। उसने आगे और बताया, उस जर्मन सेना के कैप्टन हैंस ने ये भी बताया कि मैं एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो प्ले करता हूँ। सेलो क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक बड़ा वायलिन होता है, ये जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है। तो कहता मैं ये बजाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस। और उसने भी जिम को विश किया, जर्मन के सोल्जर ने। तो फिर अब जो जिम है ये भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो वो कहता है कैप्टन जिम मैकफर्सन, मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। कहता मैंने भी उस जर्मनी के ऑफिसर को क्रिसमस विश किया। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और मैंने बताया कि मैं डॉर्सेट का एक स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। वेस्ट ऑफ इंग्लैंड से मैं वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में जो डॉर्सेट है वहाँ पर मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ठीक है, ये सारे जो आर्मी में आए हैं। देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो तब ये नहीं था कि पहले से सारे जो सैनिक थे वही युद्ध लड़ रहे थे, मतलब उसमें उस दौरान जो सेना को तैयार किया गया था उसमें बहुत सारे ऐसे कॉमन पर्सन भी थे जो उस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व हुए थे। जैसे अब ये डॉर्सेट का जो जिम है वो एक स्कूल टीचर ही है, और जो जर्मन आर्मी का जो कैप्टन है वो कौन है? एक सेलो प्ले करने वाला है। फिर आगे देखिए और क्या बातें हुई इनके बीच में। तो जब इसने बताया जिम ने कि जर्मन ऑफिसर को, जर्मनी के ऑफिसर को बताया कि मैं डॉर्सेट से हूँ। डॉर्सेट क्या है? इंग्लैंड का एक स्टेट है, ठीक है। तो उसने कहा ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, कहता मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, इस प्लेस को तो कहता मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब देखो वो जर्मनी का था फिर भी इंग्लैंड की इस प्लेस को जानता था। ये बड़ी बात नहीं है। देखो हम इंडिया के तो हम इंग्लैंड के बहुत सारे प्लेसेस को जानते हैं, अमेरिका के बहुत सारे प्लेसेस को जानते हैं। तो जर्मनी का था लेकिन डॉर्सेट के बारे में उसने सुना हुआ था। वी शेयर्ड माई रम राशन, हिज एक्सलेंट सॉसेज। तो कहते हैं कि इसके बाद हमने शेयर किया, जैसे जो रम थी वो शेयर की, और जो खाने की चीज़ें थी वो शेयर की, और जो सॉसेज था, जो एक काइंड ऑफ मीट होता है सॉसेज, वो भी हमने। वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड, वो कहते हैं कि हमने बात की, लेकिन कैसे बात की? देखो जर्मनी के अंदर जर्मन बोली जाती है और इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश बोली जाती है। तो कहते हैं कि तुम सोचोगे कि हमने बात कैसे करी, क्योंकि वो तो जर्मन बोलते हैं और हम इंग्लिश बोलते हैं, तो लैंग्वेज अलग अलग थी, तो हमने बात कैसे करी? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, लेकिन कहते हैं कि कोनी मैं तुम्हें बता दूं उसने बड़ी परफेक्ट इंग्लिश में बात करी। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन कहते हैं कि बाद में उसने ये भी बताया कि उसने डॉर्सेट में कभी कदम तक नहीं रखा, मतलब वो इंग्लैंड में कभी आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी परफेक्ट इंग्लिश में बात की उसने, इंग्लिश उसे बड़ी आती थी। ही हैड, अब उसने इंग्लिश सीखी कहाँ से? उस जर्मनी के सोल्जर ने, उस जर्मनी के सेना के ऑफिसर ने ये इंग्लिश सीखी कहाँ से थी? क्योंकि उसे तो जर्मन का था, तो जर्मनी आनी चाहिए, जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। तो उसने जर्मन लैंग्वेज की बजाय इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखी थी? मतलब जर्मन तो उसे आती है लेकिन इतनी बढ़िया इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आती थी? तो वो बता रहा है ही हैड लर्नड, मतलब उसने ये सीखा था, ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। तो उसने बताया कि मुझे ये सारी चीज़ें जो पता चली इंग्लैंड के बारे में वो मैंने स्कूल से सीखी हैं, और मैंने इंग्लिश बुक्स पढ़ी हैं, ये मैंने इंग्लिश बुक्स पढ़ी है, वहाँ से सीखी है। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उसने ये भी बताया कि मेरे जो फेवरेट राइटर है थॉमस हार्डी है। थॉमस हार्डी के एक इंग्लैंड के फेमस राइटर है, नॉवलिस्ट है, पोइट है। थॉमस हार्डी इंग्लैंड के हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड भी किसने लिखी है? थॉमस हार्डी ने लिखी है, इंग्लिश में लिखी है। तो वो जर्मन का ऑफिसर बता रहा है कि मेरा जो फेवरेट जो राइटर है वो कौन है? थॉमस हार्डी है, और उसकी बुक ही मेरी बुक जो फेवरेट बुक है। तो ये मतलब इंग्लिश की नॉवेल्स, इंग्लिश की बुक्स पढ़ना इसे अच्छा लगता है, और वहीं से इसने इंग्लिश सीखी है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड अबाउट बैथशिबा, गैब्रिल ऑक, सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और इसके बाद हमने
इंग्लैंड के डॉर्सेट की बात करें, सार्जेंट ट्रॉय, गैब्रियल ऑक। अब ये गैब्रियल ऑक और सार्जेंट ट्रॉय एक फिक्शनल कैरेक्टर है। ये जो थॉमस हार्डी है ये नॉवेल लिखता है, ठीक है। तो इसके जो नॉवेल है उसके नॉवेल का ये ना काल्पनिक पात्र है। जैसे कोई फिल्म होती है, फिल्म के अंदर हीरो का कोई भी नाम होता है, वैसे नॉवेल जो थॉमस हार्डी लिखते हैं, जो कहानियाँ लिखते हैं, उनके ना ये काल्पनिक पात्र है गैब्रियल ऑक और सार्जेंट ट्रॉय। और जो बैथशेबा है ये इसका जो जिक्र है वो हमें बाइबल में मिलता है। तो इस बारे में उन्होंने बातें करी। अब आगे उस जर्मन के ऑफिसर ने बताया ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months एगो। उसने ये भी बताया, इस जिम को, उस जर्मन के हैंस वॉल्फ ने ये भी बताया कि मेरी पत्नी और एक बच्चा है जो सिर्फ 6 महीने का ही, मतलब 6 महीने पहले पैदा हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। हर्डल्स का मतलब क्या होता है, जब हमें ठंड लग रही हो, हम थोड़ा थोड़ा सा कांप रहे हो। कहता है कि जब मैंने अपने इधर उधर देखा तो चारों तरफ क्या था कि खाकी पहने हुए सोल्जर्स, मतलब ब्रिटेन के सोल्जर्स और जर्मन के सोल्जर्स थे, वो ठंड से थोड़ा कांप रहे थे, मतलब थोड़ा ठंड का माहौल भी है ना। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, नो मैंस लैंड के अंदर स्मोकिंग करते हुए, हंसते हुए, बातें करते हुए, ड्रिंक करते हुए, ईटिंग करते हुए, मतलब बढ़िया सेलिब्रेट कर रहे थे। ये जो जर्मन और ब्रिटेन के जो सोल्जर्स हैं वो आपस में मिलकर बढ़िया हंस रहे हैं, खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, और बातें कर रहे हैं आपस में। इस तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। तो आगे वो बता रहा है कि कौनी, जो तुमने मुझे क्रिसमस केक भेजा था, देखो इसकी पत्नी ने इसे ऑर्डर पर क्रिसमस केक भी भेजा है। तो कहता है कि जो तुमने क्रिसमस केक भेजा था उसमें से जो बचा था वो मैंने और जो हैंस वॉल्फ है उन्होंने उस केक को भी शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। आई एग्रीड, और मैं मान भी गया, मैं भी सहमत था। वो सोचता था कि जो मार्जिपान है वो सबसे बेस्ट डिश है जो उसने टेस्ट करी है, और मैं भी इस बात से सहमत था। मतलब वो जो जर्मन ऑफिसर है उसने ना मार्जिपान खाया। मार्जिपान क्या होता है, केक के ऊपर कवर करने के लिए, जैसे ये बनता है शुगर से, चीनी से, अंडे से और बादाम से, केक ऊपर से कवर किया जाता है, वो जो डिश होती है वो मार्जिपान होती है। तो मार्जिपान खाने के बाद ये जो जर्मन सोल्जर है उसने कहा कि ये सबसे बेस्ट डिश है जो मैंने कभी टेस्ट करी, अब तक ज़िंदगी में जो टेस्ट करी है मैंने, सबसे बेस्ट यही है, और मैं भी इस बात से सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। कहता है कि वो मेरा दुश्मन था लेकिन फिर भी हम हर एक बात पे एग्री हो रहे थे। मतलब ये कहना चाहता है कि वो मेरे एक अपोजिट कंट्री का था जिसके साथ वॉर हो रहा था, उस कंट्री का था, हमारा दुश्मन था, लेकिन फिर भी हमारी जो सोच थी एक जैसी थी, हर बात पे हम सहमत थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। कहते हैं कि इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी तो कभी हुई नहीं है जैसे क्रिसमस पार्टी इस बार हुई। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। कहता है कि तब उसके बाद कोई क्या लेके आ गया, फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कॉर्ड्स वर डॉम्ड इन पाइल्स, पाइल्स होता है ढेर, to make goal post, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz मतलब वही जर्मन, out in the middle of no man's land। अब क्या हो रहा है, ये जो no man's land है, मतलब अब इन्होंने क्या किया, फुटबॉल खेलने की प्लानिंग कर ली। फुटबॉल खेलने की प्लानिंग करने के लिए अब आपको पता है कि गोल करने के लिए वो चाहिए ना, गोल पोस्ट चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे कुछ मैदान तो था नहीं, तो जो ये कोट पहने हुए थे इन्होंने उस कोट का ढेर लगा दिया। मतलब यहाँ पे देखिए एक ढेर इन्होंने इस तरफ लगा दिया, एक ढेर इस तरफ लगा दिया, तो ये एक गोल बन गया। दूसरी तरफ भी ऐसे किया, एक ढेर कोट्स का इधर लगा दिया, एक ढेर इधर लगा दिया। अब ये बीच वाला एरिया इस तरीके से उन्होंने क्या कर लिया, इसको गोल पोस्ट को तैयार कर लिया। ठीक है, तो समझ आ गया। इस तरीके से उन्होंने कोट के, अपने जो कोट थे उनका ढेर लगा के उनका एक गोल पोस्ट तैयार कर ली, मतलब फुटबॉल का मैदान जो था वो तैयार कर लिया। अब आगे क्या हुआ, Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet। Stamping का मतलब पटकने से होता है to keep out the cold as much as anything। अब ये कहता है कि हैंस वॉल्फ और मैं देख रहे थे उस मैच को,
अब मैच किन के बीच में हो रहा था, जर्मन सोल्जर्स के बीच में, और एक फ्रेंडली मैच था जर्मन सोल्जर्स के बीच में और ब्रिटेन के सोल्जर्स के, ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच में। कहता कि मैं, क्योंकि ये दोनों सेना के कैप्टन है, कहता मैं और जिम और हैंस वॉल्फ जो थे वो देख रहे थे, बड़े चियर्ड मतलब खुश हो रहे थे, अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे, अपने पैर को भी पटक रहे थे ताकि हम ठंड को थोड़ा दूर रख सके, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। कोट भी उन्होंने उतार दिए थे क्योंकि उसके लिए गोल पोस्ट तैयार कर ली थी कोट उतार कर, तो ठंड लग रही थी, तो ठंड को अवॉइड करने के लिए थोड़े पैर जो वो स्टैम्प कर रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आर ब्रीथ्स मिंगलिंग होता है मिलना इन द एयर बिटवीन अस। देखिए जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो अपने बात भी कर रहे होते हैं, तो मुंह से क्या होती है कि ब्रीथ जो होती है, हमारी सांस जो होती है वो निकलती हवा में मिंगल होती है। तो कहते हैं कि जब हम बातें कर रहे थे ना तो हमारी हवा जो मतलब मुंह से जो ब्रीथ निकल रही थी वो भी मिंगल हो रही थी, मतलब मेरे मुंह से निकलने वाली ब्रीथ उससे उसके मुंह से निकलने वाली ब्रीथ से मिल रही थी। ही सो इट टू एंड स्माइल्ड, और कहते हैं कि उसने भी इस बात को देखा, हैंस वॉल्फ ने भी इस बात को देखा कि हमारी जो ब्रीथ है कैसे एक दूसरे के साथ मिल रही है, तो वो भी मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद उसने कहा कि जिम मैकफर्सन आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। उसने कहा कि जिम मैकफर्सन मैं ये सोचता हूँ कि युद्ध को ख़त्म कैसे करना चाहिए, मेरे पास एक तरीका है। कहता है कि युद्ध को इस तरीके से ख़त्म, युद्ध हो ही ना, युद्ध को ख़त्म करने का एक तरीका है मेरे पास। क्या बताता है तरीका वो, अ फुटबॉल मैच। कहते हैं कि युद्ध को रिजॉल्व करने का, युद्ध की जो सिचुएशन है उसको रिजॉल्व करने का, उसको हल करने का तरीका क्या है, फुटबॉल मैच। कहते हैं कि युद्ध इस तरीके से नहीं होने चाहिए कि ठीक है मार एक दूसरे को मारना पड़े। कहता है युद्ध किस तरीके से होना चाहिए, फुटबॉल मैच करवा लो, ठीक है कि जिस कंट्री ने फुटबॉल मैच जीत लिया वो युद्ध जीत गया। इस तरीके से अगर युद्ध होने लगे तो कहता है कि इससे क्या होगा, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच। कहता है फुटबॉल मैच में ना तो कोई मारा जाएगा, नो चिल्ड्रन आर ऑफेंड। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, अनाथ। देखो युद्ध के अंदर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बहुत सारी औरतें जो है विधवा हो जाती हैं। अगर कहता है इस तरीके से युद्ध हो जाए तो कहता है ना कोई बच्चा अनाथ होगा, नो वाइफ्स बिकम विडोज, और ना ही कोई पत्नी जो है वो क्या होगी, विधवा होगी, अगर इस तरीके से युद्ध होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव दिया था। जो मतलब अब यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो सोल्जर्स होती हैं उनकी फीलिंग्स क्या होती है। उनकी फीलिंग्स यही होती है कि जो पीस है वो बनी रहे, मतलब वो किसी भी हालत में युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन एक मजबूरी होती है अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको फायर करना पड़ता है, युद्ध लड़ने पड़ते हैं। लेकिन इस तरीके की जो मार है या फिर ये जो मारपीट है, ये लोगों को मारना, खून खराबा, ये जो सोल्जर्स है वो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे देखते हैं। आई वुड प्रेफर क्रिकेट आई टोल्ड हिम, तो मैंने उसे कहा कि मैं तो क्रिकेट को प्रेफर करूँगा अगर आप युद्ध मतलब ख़त्म करके कोई ना कोई मैच करवा दिया जाए। जैसे जो जर्मन सोल्जर का जो कैप्टन है, जर्मन आर्मी का जो कैप्टन है हैंस, वो कह रहा था कि फ़ुटबॉल मैच करवा देना चाहिए। तो लेकिन आपको पता है कि जर्मनी के अंदर फ़ुटबॉल का क्रेज़ है, फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला जाता है, और इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट। इसलिए जिम ने क्या कहा कि मैं तो क्रिकेट प्रेफर करूँगा कि मैच क्रिकेट का होना चाहिए, मजाक में उसने कहा। देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। कहता है कि तब शायद जो हम टमीज़ हैं, मतलब जो ब्रिटेन के सोल्जर्स हैं, तब हम जीत सकते हैं। कहता फुटबॉल में तो हम आपसे जीत नहीं पाएंगे। वी लाफ्ड एट दैट, इस बात पर हम हंसे। टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हमने इस गेम को इकट्ठे देखा जब वो मैच हो रहा था जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में। सैड टू सी, फिर वो लेटर के अंदर आगे लिख रहा है कि कोने ये बात बताते हुए मैं थोड़ा उदास हूँ। फ्रिड्स वॉन, कि जो जर्मनी के सोल्जर थे, जो जर्मनी के सोल्जर थे वो इस मैच को जीत गए थे 2-1, मतलब उन्होंने 2 गोल किए थे, हमने 1 गोल किया था। बट एज हैंस वॉल्फ जेनरसली said our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. फेयर का मतलब होता है उचित। और अंत में जो हैंस वॉल्फ था उसने बड़ा जेनरसली इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि हमारा एक गोल आपके गोल से ज़्यादा वाइड था। कहता वो हमारा गोल ठीक नहीं था, मतलब उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा जो एक गोल था वो आपके गोल से थोड़ा वाइडर था, वो सही नहीं था। लेकिन ये देखो एक फ्रेंडली मैच था, इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। द टाइम केम, कहता उसके बाद क्या हुआ, द टाइम केम ऑल टू सून, जल्दी ही, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब ये गेम फिनिश हो गया। स्नैप्स मतलब जो वाइन थी, एंड द रम जो रम थी, एंड द सॉसेज जो एक काइंड ऑफ मीट था, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। कहते हैं कि जब ये सेलिब्रेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम हमने सेलिब्रेट कर लिया, तब हमारे पास जो स्नैप्स, वाइन, रम, सॉसेज, ये सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई थी।
वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, हम जान गए थे कि अब सब ख़त्म हो चुका है, अब हमें अपनी अपनी पोजीशन लेनी होगी। मतलब जो जर्मन सोल्जर है उनको अपने उस तरफ जाना होगा, मतलब जहाँ वो अपनी पोजीशन है, जहाँ उनके ट्रेंचेस हैं उस तरफ जाना होगा, अपने एरिया में जाना होगा, अपने बॉर्डर पर जाना होगा और हमें अपनी पोजीशन लेनी होगी इस बॉर्डर पर। और अब एक दूसरे से विदा लेनी थी। आई विश्ड हैंस वेल, कहता है कि मैंने हैंस को बड़े अच्छे तरीके से विश किया। टोल्ड हिम आई होप्ड, और मैंने उसे ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, कि जल्दी ही तुम अपने परिवार को मिल पाओगे। देखो एक अजीब सी सिचुएशन नहीं लग रही आपको, आपस में युद्ध है दोनों का, लेकिन एक दिन के लिए ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि इनके बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं। जो सोल्जर्स हैं वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जैसे इनके बीच में कुछ है ही नहीं, जबकि इस युद्ध के अंदर बाद में ये मारे भी जाएंगे, आपस में इन्होंने युद्ध भी करना है, लड़ाई करनी है। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। उसने हैंस को जाते हुए जिम ने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा जल्दी अपने परिवार को मिल पाओगे और ये जो फाइटिंग है, ये जो वॉर है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1914 में तो शुरू ही हुआ था, ये 1914 की बात है और ये चला कब था 1918 तक, तो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं था। लेकिन इन सोल्जर्स को क्या पता था कि ये जो वॉर है वो इतना लंबा चलेगा। वो तो बेचारे सांत्वना दे रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं एक दूसरे को कि ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा और हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। यही बात जिम ने अपने लेटर के अंदर भी लिखी है कि मैंने जर्मनी के सोल्जर को ये कहा कि हम जल्दी अपने घर चले जाएंगे। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वॉल्फ सेड। तो हैंस वॉल्फ ने कहा कि मेरा ये मानना है कि दोनों कंट्री के सोल्जर्स ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि जो युद्ध है वो लंबा ना चले। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोनों जो ब्रिटिश सोल्जर्स भी यही चाहते थे, ब्रिटेन जर्मनी के सोल्जर्स भी यही चाहते थे कि ये जो युद्ध है वो लंबा ना चले। और दो कंट्रीज़ के बीच में जब भी युद्ध होता है तो देखो सैनिक मारे जाते हैं, उनके बच्चे जो है वो अनाथ हो जाते हैं, उनकी जो वाइफ्स होती हैं वो विधवा हो जाती हैं। तो कोई भी सोल्जर नहीं चाहता कि युद्ध हो दो कंट्रीज़ के बीच में। तो हैंस वॉल्फ भी, जर्मनी का जो कप्तान है सेना का, वो भी यही कह रहा है कि हर एक सोल्जर जो है वो यही सोचता है। तो ये सारी बातें जिम एक लेटर में लिख कर किसको बता रहे हैं, अपनी वाइफ को। टेक केयर जिम मैकफर्सन, तो जाते हुए कहता है कि जर्मनी के सोल्जर ने भी मुझे क्या कहा था, टेक केयर, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. अब देखो जर्मन का जो ऑफिसर है या फिर जर्मन के जितने भी सोल्जर्स हैं उनका यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन लौटना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो अनविलिंगली धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से विदा हो रहे हैं, इन ब्रिटिश सोल्जर्स से अलग हो रहे हैं। और लास्ट में कहता है कि जो जर्मन का जो ऑफिसर है हैंस, उसने मुझे सैल्यूट किया और ये भी कहा कि मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूलूंगा और शायद तुम भी नहीं भूलोगे। आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेस। अब जब इतनी संख्या में ये जो आए थे, मतलब जो जर्मन सोल्जर सब वापस जा रहे हैं, ये सैकड़ों की संख्या में वापस जा रहे हैं, तो कहता है कि एक बार उस हैंस वॉल्फ ने मुझे मुड़कर देखा, लेकिन बाद में इतने जने थे, सबने एक ही यूनिफॉर्म पहनी हुई है, तो इनके बीच में ये गायब हो गया। जो अपने ट्रेंचेस की तरफ जा रहे थे, अपने मोर्चे की तरफ ये वापस जा रहे थे, इधर ब्रिटेन वाले हैं, इधर ये जर्मनी वाले वापस जा रहे थे अपने ट्रेंचेस, अपने मोर्चे की तरफ वो जा रहे थे। दैट नाइट बैक इन आर डग आउट्स। डग आउट क्या होता है, देखिए जैसे ये मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे ये डग आउट है, ठीक है, यहाँ जो नीचे छिपे हुए रहते हैं डग आउट्स, जहाँ जो सोल्जर्स होते हैं वो छिप के रहते हैं। वी हियर्ड दैम सिंगिंग अ कैरल। कैरल क्या होता है, जर्मनी के अंदर क्रिसमस पर गाए जाने वाला एक गीत है कैरल, ठीक है। तो अब वो अपने डगआउट में चले गए, अपने ट्रेंच में चले गए हैं और वहाँ से ऊंची आवाज़ में कैरल गा रहे हैं। जर्मन लैंग्वेज के अंदर कैरल गा रहे हैं, जो क्रिसमस पर गाया जाता है, ठीक है। सिंगिंग इन क्वाइट ब्यूटीफुली, और बड़ी सुंदर तरीके से वो कैरल गा रहे हैं। इट वॉज स्टाइल नैच साइलेंट नाइट। अब ये ना, मतलब स्टाइल नैच साइलेंट नाइट एक कैरल है, मतलब उस गाने का नाम है जो वो गा रहे थे, जो क्रिसमस पर गाया जाता है। आवर बॉयज़ गिव देम अ राउजिंग चॉरस ऑफ वाइल शेपर्ड वॉच्ड। अब ये देखो, ये इंग्लैंड के हैं, तो इन्होंने इंग्लिश में जो क्रिसमस पर जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है, वाइल शेपर्ड्स वॉच्ड, वो इंग्लिश में जो क्रिसमस पर गाया जाता है।
वो जो स्टाइल नाइट साइलेंट नाइट है वो जर्मन लैंग्वेज के अंदर है और ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। तो वापस जब वो वहाँ से कैरल गा रहे थे जर्मन लैंग्वेज के अंदर, तो ये क्या कर रहे थे, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर शेपर्ड वॉज्ड गा रहे थे। यहाँ की जो सोल्जर्स हैं अपने अपने ट्रेंचेस से ऊंची आवाज़ में, इनका कैरल उनको सुनाई दे रहा था, उनका इनको सुनाई दे रहा था। वी एक्सचेंज्ड कैरल्स फॉर अ वाइल, कुछ समय तक हमने जो कैरल्स थे वो एक्सचेंज किए, मतलब उधर से वो गा रहे हैं साइलेंट नाइट, यहाँ से वो गा रहे हैं शेपर्ड्स वॉज्ड। ये एक प्रकार का गीत है जो कि क्रिसमस पर गाया जाता है। देन वी ऑल फेल साइलेंट, तब हम सब शांत हो गए। वी हैड आर टाइम ऑफ पीस एंड गुड विल, अ टाइम आई विल ट्रेजर होता है खजाना संभाल के रखना, एज लॉन्ग एज आई लिव। कहता है कि वी हैड आर टाइम ऑफ पीस, कहता है कि हमने बड़ी ही पीस और गुडविल का टाइम जो था वो स्पेंड किया इस दिन। ठीक है, जब जर्मन के सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर्स इस वॉर की सिचुएशन में भी एक हुए और हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। कहता है कि इस टाइम को मैं बड़ा ही ट्रेजर करके रखूँगा, संभाल के रखूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा, मतलब इस मोमेंट को मैं भुला नहीं पाऊँगा क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए। फिर आगे क्या लिखा उसने एंड में, डियरेस्ट कॉनी, माई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। अब देखो यहाँ पे जिम अपनी वाइफ को एक तसल्ली दे रहा है। कहता है कि डियरेस्ट कोनी, डियर कोनी, अगली क्रिसमस तक, मतलब अभी 1914 दिसंबर है, मतलब अगले साल तक, एक साल बाद ही 2015 की बात कर रहा है, लेकिन 2015 तक आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ था। उसने एंड में लिखा कि डियरेस्ट कोनी, अगले साल की क्रिसमस तक ये जो वॉर है वो ख़त्म हो चुका होगा, इसकी कोई भी भयानक मेमोरी तक नहीं बचेगी, मतलब अगले साल तक तो ये बिल्कुल ये जो सिचुएशन है वॉर जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। मैं आपके पास होऊंगा, इकट्ठे हम सेलिब्रेट करेंगे। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है इच्छा रखना। कहता है कि जो आज हुआ हमारे बीच में, ब्रिटेन की सेना और जर्मन की सेना ने मिलकर जैसे जो क्रिसमस सेलिब्रेट किया, ये इस बात को शो करता है कि दोनों ही देशों के जो सोल्जर्स हैं वो कितनी शांति चाहते हैं। मतलब सोल्जर्स नहीं चाहते हैं किसी भी कंट्री के कि युद्ध हो, वो तो शांति चाहते हैं। और ये जो बात है, जैसे हमने बॉर्डर पर जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटेन के सोल्जर्स युद्ध की सिचुएशन में भी एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो ये पता चलता है कि हम कितना, ये जो सोल्जर्स हैं वो कितनी इच्छा रख रहे हैं शांति की। तो जल्दी कहता है कि ये जो युद्ध है वो ख़त्म हो जाएगा। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, तो जल्दी हम मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, कहता है कि मैं श्योर हूँ कि जल्दी मैं तुमसे मिलूँगा, अगले क्रिसमस तेरे साथ सेलिब्रेट करूँगा। योर लविंग जिम, योर लविंग जिम, ये उसने लिखा था अपनी पत्नी को लेटर, लेकिन ये उसका लास्ट लेटर साबित हुआ क्योंकि इसके बाद जो जिम है वो युद्ध में मारा जाता है। उसकी पत्नी ने ये लेटर संभाल के रखा हुआ था कि जब मैं मरूंगी तो मेरे साथ ये जो जिम का लास्ट लेटर है वो दफना देना, क्योंकि उसे अपने पति का वेट था कि मेरा पति जो है वो आएगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो सोल्जर्स होते हैं उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका क्या हाल होता है जब उनका कोई बेटा या बेटी बॉर्डर पर शहीद हो जाता है, तो उनके परिवार पर क्या बीतती है। यहाँ से हमें उनका जो दुख दर्द है वो दिखाने का प्रयास किया गया और एक सोल्जर की जो फीलिंग्स होती है अपने फैमिली मेम्बर्स के प्रति वो समझाने का प्रयास किया गया। ये सेकंड पार्ट था। अभी एक छोटा सा इसका थर्ड पार्ट भी है, मतलब ये जो लेटर माइकल को मिला है, तो अभी भी जो जिम की वाइफ है वो क्या है कि जिंदा है, वो इस लेटर को उसकी पत्नी तक, जिम की पत्नी तक पहुँचाएगा, क्योंकि ये लेटर एक बार तो इसके पास आ गया, लेकिन अब ये वापस इस लेटर को जिम की वाइफ तक पहुंचाएगा जो कि अब बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, उस तक ये जो लेटर है वो पहुंचाएगा, जो अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और इसके नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं ओरल कंप्रहेंशन चेक के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके।